हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में बात करी थी और अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 पर हमने चर्चा करी थी। अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान कर रखे हैं दोस्तों। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था और अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है उसकी न्यायिक समीक्षा की जाती है। तो अनुच्छेद 12 और 13 पर हमने क्या है चर्चा कर ली थी दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में दोस्तों, अनुच्छेद 14 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, अनुच्छेद 14 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 12-13 दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 14 से दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 की अगर हम बात करते हैं तो किसका प्रावधान कर रखा है इसमें दोस्तों, समानता की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है। किसकी, समानता का अधिकार का प्रावधान कर रखा है। तो आज इसी समानता के अधिकार पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। यानी अनुच्छेद 14 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है और इसी समानता के अधिकार पर यानी इक्वालिटी पर हम क्या है आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 14 को पढ़ेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 14 में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं दोस्तों। अनुच्छेद 14 में दो प्रावधान कर रखे हैं। पहला जो प्रावधान कर रखा है वो कर रखा है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा कर रखा है दोस्तों विधियों के समान संरक्षण। यानी अनुच्छेद 14 में दोस्तों दो प्रावधान कर रखे हैं। पहला कर रखा है विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधियों के समान संरक्षण के अधिकार की बात की गई है। पहला प्रावधान दोस्तों क्या कहता है, पहला प्रावधान कहता है दोस्तों विधि किसी भी व्यक्ति के साथ, विधि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई क्या दोस्तों भेदभाव नहीं करेगी। यानी विधि से ऊपर कोई नहीं होगा दोस्तों। हमारे यहाँ पर क्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। तो विधि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी परिस्थिति में कोई भेदभाव नहीं करेगी। पहला प्रावधान ये कहता है। दूसरे प्रावधान की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों दूसरा प्रावधान कहता है कि अगर परिस्थिति दोस्तों अगर परिस्थितियाँ समान हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं दोस्तों, समान है, तभी क्या दोस्तों विधि को समान रूप से, विधि क्या है समान रूप से लागू की जाएगी। यानी अगर हम पहली वाली की बात करते हैं दोस्तों, पहली अवधारणा की बात करते हैं तो पहले में क्या कहा गया है, पहले में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी विधि से ऊपर कोई नहीं है, विधि किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। और दूसरी में क्या कहा गया है, विधियों के समान संरक्षण में, यानी परिस्थितियां अगर समान हैं दोस्तों, यानी अगर सिचुएशन समान है तभी दोस्तों विधि को समान रूप से लागू किया जाएगा। अब दोनों में दोस्तों अंतर क्या है, यानी पहले वाले की अगर हम बात करते हैं, ये जो विधि के समक्ष समानता है दोस्तों कैसी अवधारणा है दोस्तों, ये नकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा दोस्तों, ये नकारात्मक अवधारणा है। और ये जो प्रावधान है दोस्तों कहाँ से लिया गया है, ये विचारधारा कहाँ से ली गई है दोस्तों, ब्रिटेन से ली गई है। और डाइसी क्या है, इसके किसकी देन है दोस्तों, ये डाइसी की देन है। यानी अगर हम विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं तो दोस्तों कैसी अवधारणा है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नकारात्मक अवधारणा है, ब्रिटेन से ली गई है और डाइसी की देन है। जबकि विधियों के समान संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि परिस्थितियां समान है तो दोस्तों सभी के साथ क्या है, कानून को समान रूप से लागू किया जाएगा। और ये कैसी अवधारणा है दोस्तों, ये सकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा दोस्तों, ये सकारात्मक अवधारणा है। और कहाँ से लिया गया है इसको,
अमेरिका से लिया गया। यानी पहला वाला जो प्रावधान है दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि दूसरा जो प्रावधान है उसको कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। अब अंतर क्या है दोस्तों, पहले वाले की अगर हम बात करते हैं, पहले वाले का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, ऐसा मान लीजिएगा रोड पे आप चल रहे हैं दोस्तों, और कोई व्यक्ति क्या है ड्राइविंग कर रहा है, और वो क्या है उसका इंटेंशन नहीं है आपको मारने का, बट आपका क्या है एक्सीडेंट हो जाता है और आप ऑन द स्पॉट क्या है ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन तो नहीं है, यानी किसी व्यक्ति का क्या है आशय तो नहीं है मारने का, आशय नहीं है, ये पहला व्यक्ति है दोस्तों, ऐसा मान लीजिएगा ये ए व्यक्ति है और ये क्या है बी व्यक्ति है। पहले व्यक्ति में कहा गया कि आशय तो नहीं है और दूसरे में कहा गया कि उसका आशय ही क्या है आपको मारना, यानी उसका इंटेंशन, उसका उद्देश्य ही क्या है आपको मारना है। यानी पहला और दूसरे में ये कहा गया कि पहला जैसे आप रोड पे जा रहे हैं दोस्तों और आपका क्या है एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट क्या है आपकी डेथ हो जाती है, और दूसरे केस में ये कहा गया है, जैसे हम बदायूं वाला केस देख लेते हैं कि व्यक्ति का इंटेंशन ही क्या है मारना है, यानी व्यक्ति का उद्देश्य ही उस व्यक्ति को मारना है। तो इन दोनों केस में दोस्तों क्या है अलग अलग उद्देश्य हैं, व्यक्ति के अलग अलग इंटेंशन है, लेकिन पहले वाला जो विधि के समक्ष समानता कहता है कि मर्डर इसमें भी हुआ दोस्तों, मर्डर इसमें भी हुआ, यानी क्रिमिनल ये भी है दोस्तों, क्रिमिनल ये भी है, तो विधि जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, दोनों व्यक्तियों को समान रूप से सजा देगी। यानी पहला वाला जो विधि के समक्ष समानता वाला केस है दोस्तों, जो नकारात्मक अवधारणा है ब्रिटेन से ली गई है, वो ये कहता है कि चाहे आपका उद्देश्य है नहीं है किसी को मारना और दूसरे व्यक्ति का उद्देश्य है मारना, लेकिन दोनों ने क्या है किसी व्यक्ति को मारा है, किसी की हत्या की है दोस्तों, तो जो हत्या का केस होता है वही क्या है लगाया जाएगा, दोनों को क्या है समान सजा दी जाएगी। ये पहला वाला कॉन्सेप्ट कहता है विधि के समक्ष समानता। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, विधियों के समान संरक्षण के अधिकार की बात करता है दोस्तों, यानी परिस्थितियां जब तक समान नहीं है तब तक कानून को समान रूप से लागू नहीं किया जाएगा। यानी ये कहता है कि जब व्यक्ति का इंटेंशन ही नहीं था मारना दोस्तों, यानी उसने क्या है उसका उद्देश्य नहीं था उस व्यक्ति को मारना, जानबूझकर उसने नहीं मारा है, लेकिन दूसरे में क्या है उसने जानबूझकर उसे मारा है, तो कहीं ना कहीं क्या है इनके साथ भेदभाव किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर परिस्थितियाँ समान नहीं है, इसलिए क्या है जब परिस्थितियाँ समान नहीं है तो दोस्तों विधि को लागू नहीं किया जा सकता। यानी जब परिस्थितियाँ ही समान नहीं है तो विधि कैसे दोस्तों समान रूप से लागू की जाएगी। ऐसा मान लीजिएगा दोस्तों, दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, एक व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड है और दूसरा व्यक्ति दोस्तों नॉर्मली है, और एक रेस कराई जा रही है, और रेस में ये कहा gया कि भाई आपको 1600 मीटर दौड़ना है। कितना दोस्तों? 1600 मीटर दौड़ना है। कितने? 8 मिनट में। 8 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना, और फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है उससे भी यही कहा गया उसके लिए, और जो दूसरा नॉर्मल व्यक्ति है दोस्तों, जो सामान्य व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, उससे भी यही कहा गया कि आपको 1600 मीटर दौड़ना है, और कितने समय में दौड़ना है दोस्तों? 8 मिनट में क्या है आपको दौड़ना है। तो पहली वाली कंडीशन ये कहती है कि भाई हमें नहीं पता, लेकिन आपको क्या है विधि जो आपको क्या है समान रूप से लागू कर दी गई है, आपको 1600 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा और 8 मिनट में ही दौड़ना पड़ेगा। तो आप ही बताइए दोस्तों, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति है वो कैसे 8 मिनट में 1600 मीटर रेस को क्या है कवर कर लेगा? यानी कंपेयर में किसकी? एक नॉर्मल व्यक्ति। तो यहाँ परिस्थितियाँ तो समान नहीं हुई। परिस्थितियाँ दोस्तों यहाँ पर जब समान होती कि दोनों व्यक्ति क्या होते? फिजिकली हैंडीकैप्ड होते, दोनों व्यक्ति क्या है दोस्तों विकलांग होते, तो परिस्थितियाँ समान होती। तो पहला वाला ये कहता है कि परिस्थितियां कैसी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, विधि से ऊपर कोई नहीं है, विधि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। जबकि दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जब तक परिस्थितियां समान नहीं होंगी तब तक कानून को समान रूप से लागू नहीं किया जाएगा। यानी यहां पर अगर दोनों सामान्य व्यक्ति होते दोस्तों, दोनों क्या है सामान्य व्यक्ति होते और 1600 मीटर 8 मिनट में दोनों को दौड़ने की बात कही गई होती, तो इसका मतलब यह है परिस्थितियां समान है, तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है? यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट लागू होता है, विधियों के समान संरक्षण के अधिकार की यहाँ पर बात की गई है दोस्तों। लेकिन ये जो विधि के समक्ष समानता है दोस्तों, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। इसमें दोस्तों क्या है कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, अपवाद हैं दोस्तों। यानी अनुच्छेद 361 में दोस्तों राष्ट्रपति और किसका दोस्तों? राज्य के राज्यपालों के लिए क्या कर दिया गया दोस्तों? विशेष प्रावधान कर दिया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। किसके लिए?
राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों और दोस्तों किसके लिए, राजदूतों के लिए, राजदूतों के लिए दोस्तों क्या कर दिया गया है, विशेष प्रावधान कर दिया गया है। दोस्तों दोस्तों क्या विशेष प्रावधान कर दिया गया है, कहा गया है कि पद से संबंधित, पद से संबंधित किसी न्यायालय में, किसी न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों क्या होगा, कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। यानी पद से संबंधित अगर कोई केस है दोस्तों, चाहे राष्ट्रपति की बात करें या राज्यपाल की बात करें, तो पद से संबंधित किसी न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। और क्या कहा गया दोस्तों, आपराधिक मामले में, आपराधिक मामले में दोस्तों किसी न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। आपराधिक मामले में न्यायालय में क्या दोस्तों, कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। यानी अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी प्रकार का अपराध कर देते हैं तो किसी न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों तीसरा क्या कहता है दोस्तों, दीवानी मामले में, दीवानी मामले में क्या दोस्तों, 2 माह का नोटिस देकर, 2 माह का नोटिस देकर क्या है, सुनवाई की जा सकती है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रपति या राज्यपाल की, तो ये प्रावधान कर रखा है, यानी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दोस्तों क्या है, इसको एक्सेप्शन मान लिया गया है, अपवाद मान लिया गया है। यानी पद से संबंधित किसी न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। आप राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद से संबंधित किसी न्यायालय में कोई अपील करते हैं तो दोस्तों कोई सुनवाई नहीं की जा सकती। दूसरा ये कहा गया है कि आपराधिक मामले में दोस्तों, यानी आपराधिक मामले में अगर राष्ट्रपति किसी का मर्डर कर देता है या दोस्तों किसी का बलात्कार कर देता है, तो फिर क्या है, किसी न्यायालय में जब तक पद पर बना रहेगा दोस्तों, उसके कार्यकाल के दौरान क्या है, कोई किसी भी न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। दीवानी मामले में कहा गया है दोस्तों कि दीवानी मामले में 2 माह का नोटिस देकर सुनवाई की जा सकती है। यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल को 2 महीने पहले बताना होगा, उसके बाद ही कोई दोस्तों न्यायालय क्या है, सुनवाई कर सकता है। तो इस तरह से क्या, अगर हम अपवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यपाल और क्या है जो दोस्तों राजदूत होते हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान कर रखे। राजदूतों के मामले में भी कहा गया है दोस्तों कि आपराधिक मामले में, आपराधिक मामले में दोस्तों कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। यानी कि आपराधिक मामले में भी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी और दोस्तों दीवानी मामले में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। यानी दीवानी मामले और क्या है, आपराधिक मामले में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। यानी कोई विदेशी राजदूत दोस्तों हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का अपराध कर देता है तो फिर इस तरह से क्या है, कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। और ये मामला देखा भी गया था दोस्तों, सऊदी अरब का एक राजदूत था दोस्तों, जिसने क्या है नेपाल की लड़की के साथ क्या है बलात्कार कर दिया था। तो उसमें क्या है, उस केस में दोस्तों क्या है, कोई भी सुनवाई नहीं की गई। इन केस में दोस्तों क्या होता है, जो राजदूत होते हैं उनको क्या है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, उनके देश क्या है दोस्तों उन्हें भेज दिया जाता है। लेकिन क्या है, जो भारतीय न्यायालय है दोस्तों, अगर भारत में कोई विदेशी राजदूत किसी प्रकार का अपराध कर देता है, चोरी कर लेता है, किसी की ज़मीन हड़प लेता है या किसी का चेक हड़प लेता है या कि कोई और किसी प्रकार का अपराध करता है दोस्तों, तो फिर उन पे क्या है कि भारत के किसी भी न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उनको क्या है, भारत से क्या है, उनके देश क्या है, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो कुछ विशेष अधिकार क्या है, राष्ट्रपति को दे रखे हैं, राज्यपाल को दे रखे हैं और दोस्तों क्या है, राजदूतों को दे रखे। संसद के सदस्यों के कुछ विशेष अधिकार होते हैं दोस्तों, संसद के सदस्यों के क्या है, इसमें कुछ विशेष अधिकार होते हैं। तो अनुच्छेद 14 दोस्तों क्या प्रावधान करता है, अनुच्छेद 14 दोस्तों 2 बातों का प्रावधान करता है। एक तो विधि के समक्ष समानता की बात करता है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है, विधि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। दूसरा क्या है, विधियों के समान संरक्षण की बात करता है कि परिस्थिति समान होंगी तभी क्या है, कानून को समान रूप से लागू किया जाएगा, विधि को समान रूप से लागू किया जाएगा। तो ये क्या है, हमारा समानता के अंतर्गत आता है दोस्तों। अनुच्छेद 14 क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं वो मैंने दोस्तों आपको क्या है बता दिए। दोस्तों अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों,
अनुच्छेद 15 दोस्तों कहता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी के साथ क्या है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। किस किस आधार पर नहीं करेगा दोस्तों? किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर दोस्तों कोई भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पर दोस्तों कोई भेदभाव नहीं करेगा, और क्या है, जन्म स्थान या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, और किसके आधार पर, मूल वंश के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 5 आधार दे रखे हैं, और इन 5 आधारों के बेसिस पे क्या है, राज्य किसी भी भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ दोस्तों क्या है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी जाति के आधार पर राज्य किसी प्रकार का किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, लिंग, जन्म और मूल वंश के आधार पर क्या है, राज्य किसी प्रकार का क्या है, भेदभाव नहीं करेगा। किसके साथ नहीं करेगा दोस्तों? ये नागरिक की बात की जा रही है दोस्तों। किसकी? नागरिक के साथ दोस्तों किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव को क्या है दोस्तों, ये मना करता है। यानी कि राज्य क्या है, किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों। दोस्तों अनुच्छेद 15 का क्लाउज 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का क्लाउज 2 क्या कहता है दोस्तों? दोस्तों 15 का क्लाउज 2 कहता है कि राज्य और क्या है दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ नहीं करेगा दोस्तों? तालाबों पर नहीं करेगा, कुओं पर नहीं करेगा दोस्तों, कुओं पर नहीं करेगा दोस्तों, दुकानों पर नहीं करेगा, और कहाँ नहीं करेगा दोस्तों? सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर कोई व्यक्ति या राज्य क्या है, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर भारत में रहने वाले किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। जबकि अनुच्छेद 15 का क्लाउज 2 कहता है कि राज्य और कोई व्यक्ति क्या है, तालाबों पर, कुओं पर, दुकानों पर और सार्वजनिक स्थलों पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और मूल वंश के आधार पर किसी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ना ही किसी व्यक्ति के पास ऐसे अधिकार है और ना ही राज्य को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि राज्य क्या है, किसी विशेष समुदाय को क्या है या किसी विशेष धर्म वाले को क्या है, छुआछूत समझे। क्योंकि आर्टिकल 15 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। और राज्य भेदभाव कहाँ नहीं करेगा दोस्तों? राज्य भेदभाव नहीं करेगा, जो तालाब होते हैं दोस्तों वहाँ से भेदभाव नहीं करेगा, कुओं पर भेदभाव नहीं करेगा, जो दुकानें होती हैं दोस्तों, कोई दुकानदार इस बेस पे क्या है, आपको नहीं लौटा सकता कि भाई आप एससी के हैं, आप एसटी के हैं, या आप ओबीसी के हैं, या पिछड़ा वर्ग से आप क्या है संबंधित रखते, यानी या इस धर्म के हैं या उस धर्म के हैं, यानी आप मुस्लिम हैं या आप हिंदू हैं या फिर सिख हैं या क्रिश्चियन हैं या फिर क्या है दोस्तों, कोई और क्या है, आप जाति से आते हैं, तो इस आधार पर क्या है, कोई भी दुकानदार आपके साथ क्या है, भेदभाव नहीं करे। ना ही किसी पब्लिक प्लेस पर आपके साथ भेदभाव हो सकता है। आपने देखा भी होगा दोस्तों, आप रेलवे स्टेशन जाइए, आप एयरपोर्ट जाइएगा या किसी और पब्लिक प्लेस पर जाइएगा, आपने देखा होगा आप बैठे हैं, आपकी सीट में आकर, बगल वाली सीट पर आकर दोस्तों क्या है, भिखारी भी बैठ सकता है, कोई भी आकर बैठ सकता है, लेकिन आप दोस्तों क्या है
है उसको उठा नहीं सकते, आप उसको वहां से भगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों आर्टिकल भेदभाव को क्या है मना करता है, छुआछूत को क्या है पूरी तरह से क्या है खत्म करने का काम कौन करता है? आर्टिकल 15 करता है। तो आर्टिकल 15 में स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि राज्य के पास ऐसे अधिकार नहीं है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव करे, और ना ही 15 ये कहता है, आर्टिकल 15 ये भी कहता है ना ही किसी व्यक्ति के पास ऐसे अधिकार हैं कि वो किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है। किसी भी जगह अगर हम बात करें पब्लिक प्लेस पर, जैसे आप स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है आप किसी भी नागरिक के साथ क्या है कोई भेदभाव नहीं करते। दोस्तों मैं यहाँ बार बार नागरिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 15 जो है, जो केवल और केवल किसको प्राप्त है? ये जो अनुच्छेद 15 है दोस्तों, ये क्या है? विदेशियों को प्राप्त नहीं है। किसको? विदेशियों को दोस्तों ये प्राप्त नहीं है, बल्कि क्या है नागरिकों को प्राप्त है। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, बल्कि किसको प्राप्त है दोस्तों? नागरिक। और मैंने नागरिक कौन होते हैं दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में यानी कि जब नागरिकता टॉपिक आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि नागरिक होते क्या हैं। यानी जो भारतीय जो जिनके पास भारत की नागरिकता होती है उनको हम क्या कहते हैं? सिटीजन कहते हैं, भारत के क्या है नागरिक कहते हैं। तो ये विदेशियों को तो प्राप्त नहीं है, इसलिए मैं बार बार क्या है नागरिक की बात कर रहा हूं कि नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य, इस तरह के प्रावधान कर रखे हैं दोस्तों। लेकिन अनुच्छेद दोस्तों 15 का क्लाउज 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का क्लाउज 3 कहता है कि राज्य भेदभाव कर सकता है। राज्य क्या है दोस्तों? भेदभाव कर सकता है, भेदभाव कर सकता है, या यूं कह लीजिएगा कि राज्य क्या है विशेष अधिकार दे सकता है। भेदभाव कर सकता है या फिर क्या है विशेष अधिकार क्या है दे सकता है। किसको दे सकता है दोस्तों राज्य विशेष अधिकार? या किसके साथ भेदभाव कर सकता है दोस्तों? महिलाओं के साथ कर सकता है, महिलाओं के साथ कर सकता है, और दोस्तों किसके? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ क्या है भेदभाव कर सकता है। यानी इनको क्या कर सकता है दोस्तों? इनको राज्य विशेष अधिकार दे सकता है। राज्य के पास ऐसे पावर है दोस्तों कि राज्य क्या है महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, बच्चों के लिए। यानी राज्य अब किस आधार पर भेदभाव करेगा दोस्तों? अगर हम राज्य की बात करें तो किस आधार पर कर सकता है दोस्तों? यानी कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर क्या है राज्य भेदभाव कर सकता है। और दोस्तों राज्य ने किया भी। जब आपको क्या है पंचायतें पढ़ाया जाएगा, और दोस्तों पंचायतों में दोस्तों क्या है एक अनुच्छेद है जिसको हम अनुच्छेद 243 डी के नाम से जानते हैं, 243 के डी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसमें क्या है पंचायतों में दोस्तों क्या है पंचायतों में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? महिलाओं के लिए सीटों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। किसका? सीटों में आरक्षण कर दिया गया है, आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि आप पढ़ेंगे कि 1/3 सीटें दोस्तों किसके लिए रिजर्व करके रखी हुई हैं? महिलाओं के लिए सीटें क्या है रिजर्व करके रखी हैं। तो क्या है राज्य भेदभाव कर सकता है, राज्य विशेष अधिकार दे सकता है, महिलाओं को दे सकता है दोस्तों, बच्चों को दे सकता है। तो इस तरह के प्रावधान कहाँ कर दिए गए? आर्टिकल 15 के क्लाउज 3 में कर दिए गए हैं कि राज्य चाहे तो क्या है भेदभाव कर सकता है। लेकिन किस आधार पर कर सकता है दोस्तों? जेंडर के आधार पर क्या है भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 15 का क्लाउज 4 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों? इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब जोड़ा गया था? 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। यानी पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, और 15 की जो क्लाउज 4 है दोस्तों इसको भारतीय संविधान में ऐड कर दिया गया था। इसके माध्यम से दोस्तों क्या प्रावधान किया गया था? इसके माध्यम से जो दोस्तों सामाजिक और क्या है दोस्तों जो शैक्षणिक दृष्टि से जो दोस्तों पिछड़े हुए लोग हैं दोस्तों, उनके लिए क्या कर दिया गया था? आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। और आरक्षण कहाँ किया गया था दोस्तों? राज्य के शिक्षण संस्थानों में क्या कर दिया गया था दोस्तों?
आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। यानी कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो दोस्तों पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। राज्य के शिक्षा संस्थानों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। राज्य के जो शिक्षा संस्थान हैं दोस्तों उनमें सीटों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों यहीं से क्या है, एक केस संबंधित है दोस्तों, यानी एक केस है दोस्तों हमारा जिसको हम चंपाकम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम चंपाकम दोराईराजन, चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य। और कब का दोस्तों, ये 1951 का। यानी चंपाकम दोराईराजन नाम की एक ब्राह्मण लड़की थी दोस्तों, जनरल कैटेगरी की लड़की थी, और उस समय मद्रास राज्य में सांप्रदायिक अधिनियम लागू था, जो 1921 का सांप्रदायिक अधिनियम था। उसके आधार पर क्या है दोस्तों, जाति के आधार पर राज्य के जो शिक्षण संस्थान थे उनमें आरक्षण दे रहा था। तो ये जो लड़की थी दोस्तों चंपाकम दोराईराजन, ये जनरल कैटेगरी की दोस्तों, और अच्छे मार्क्स भी आए थे, लेकिन अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी इसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है। और जब मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन नहीं हो पाता है तो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर, और क्या है दोस्तों लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये उसी को दोस्तों क्या है बेस बनाकर अनुच्छेद 226 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 226 राज्य के हाई कोर्ट को इस बात की पावर देता है कि वो क्या है, अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो क्या है अनुच्छेद 226 के तहत और अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके ये जो लड़की थी कहाँ चली जाती है, मद्रास हाई कोर्ट चली जाती है। मद्रास हाई कोर्ट दोस्तों सुनवाई करता है उस मामले की, और उस मामले की सुनवाई में दोस्तों क्या है वो अनुच्छेद 46 को बेस बनाकर, अनुच्छेद 46 को बेस बनाकर क्या है ये जो सांप्रदायिक अधिनियम था, इसके आधार पर जो राज्य के शिक्षण संस्थान थे उनमें जाति के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जा रहा था, उसको क्या है अनुच्छेद 46 को बेस बनाकर दोस्तों उसको क्या है वैध घोषित कर देता। यानी इस मामले में क्या है दोस्तों, ये जो जाति के आधार पर दोस्तों, जाति के आधार पर राज्य के जो दोस्तों शिक्षण संस्थान थे, राज्य के जो शिक्षा संस्थान थे दोस्तों, शिक्षा संस्थान थे उनमें क्या है आरक्षण को क्या है दोस्तों वैध मान लिया जाता है। यानी कि हाई कोर्ट क्या कहता है कि ये जो जाति के आधार पर दोस्तों आरक्षण दिया जा रहा है ये क्या है वैध है, वैलिड है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 46 ये कहता है कि राज्य नीति बनाते समय जब डीपीएसपी आपको पढ़ाया जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको पढ़ाई जाएंगी, तब आपको बताया जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 46 क्या कहता है। अनुच्छेद 46 ये कहता है कि राज्य जब भी नीतियाँ बनाएगा तो इन बातों को ध्यान में रखेगा, यानी कि राज्य नीति बनाते समय दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के क्या है कल्याण की बात करेगा। यानी ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे क्या है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और क्या है पिछड़े वर्गों का कल्याण हो सके। तो मद्रास हाई कोर्ट क्या है अनुच्छेद 46 को बेस मान करके क्या है ये जो जाति के आधार पर दोस्तों आरक्षण दिया जा रहा था मद्रास राज्य में दोस्तों क्या है उसको वैध मान लिया जाता है। तो ये इसको क्या किस नाम से जानते हैं दोस्तों, चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 का ये मामला है। और इसके तहत क्या है दोस्तों 15 का जो क्लाउज 4 है दोस्तों इसको जोड़ा गया कब 1951 में पहला संविधान संशोधन किया था, और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का क्लाउज 4 जोड़ दिया जाता। दोस्तों कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि जो पहला संविधान संशोधन है वो किसके माध्यम से किया गया। तो मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि पहला जो संविधान संशोधन है वो किसके माध्यम से किया गया, संविधान सभा के माध्यम से किया गया है। दोस्तों क्यों किया गया है आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो नया आर्टिकल जोड़ा गया था इसमें कहा गया कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, यानी जो समाज में पहले जिनको दबाया गया था दोस्तों, जिनको अछूत माना गया था, उनको क्या है उनके सामाजिक कल्याण के लिए, और दोस्तों जो शिक्षा यानी एजुकेशनली क्या है पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या है दोस्तों आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। कहाँ? राज्य के शिक्षण संस्थानों में कर दिया गया। जो राज्य के उस समय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे दोस्तों उनमें क्या है आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों जैसे ही ये आरक्षण का प्रावधान किया गया दोस्तों एक नया
और आर्टिकल क्या है जोड़ने की हमें क्या है ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम 15 का 5 के नाम से जानते हैं, यानी 15 का क्लाउज 5 के नाम से जानते हैं। यानी इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया था, जहां दोस्तों 15 की जो क्लाउज 4 है उसमें सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। तो ये जो लोग थे दोस्तों मांग करने लगे थे, क्योंकि अभी तक जो राज्य के शिक्षण संस्थान थे दोस्तों उनमें आरक्षण दिया गया था, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे दोस्तों उनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। तो ये जो लोग थे दोस्तों ये कहने लगे जब राज्य क्या है जाति के आधार पर आरक्षण दे सकता है, तो दोस्तों जो हायर एजुकेशनल है जैसे IIT वगैरह है, IIM है दोस्तों, या एम्स वगैरह है, इनमें भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। यानी जाति के आधार पर इन शिक्षण संस्थानों में भी क्या है सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी को क्या है ध्यान में रख के क्या है एक और अमेंडमेंट करना पड़ता है संविधान में, जिसको हम क्या है 93वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। 93वां संविधान संशोधन, और ये कब किया गया था दोस्तों 2006 में किया गया था। और इस संशोधन के माध्यम से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, 15 का क्लाउज 5 जोड़ा गया था। इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया था, जो राज्य के दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थान है, यानी जो उच्च शिक्षा संस्थान है दोस्तों, शिक्षा संस्थान है, उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। यानी पहले दोस्तों राज्य के जो शिक्षण संस्थान थे उनमें आरक्षण था, लेकिन जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। लेकिन 93वां संविधान संशोधन किया गया था 2006 में, मनमोहन जी की सरकार थी उस समय दोस्तों, और तमाम प्रोटेस्ट हो रहे थे, तमाम आंदोलन हो रहे थे इस बात को लेकर कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें भी सीटों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो फिर दोस्तों क्या है 93वें संविधान संशोधन 2006 के माध्यम से एक नया आर्टिकल जोड़ना पड़ा, और जिसको हम 15 का क्लाउज 5 के नाम से जानते हैं। इसमें कहा गया कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें भी क्या है दोस्तों सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। और किया किस आधार पर जाएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था शिक्षा के आधार पर किया जाएगा, कि जो शिक्षा की दृष्टि से दोस्तों क्या है पिछड़े हुए लोग हैं, और क्या है जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, यानी कि जो सामाजिक दृष्टि से क्या है दोस्तों पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या है आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। पिछड़े लोगों के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। दो क्या है बेस बनाए गए थे कि भाई जो समाज में जिनको पहले दबाया गया था, दबे कुचले लोग हैं क्या है उनके लिए आरक्षण के प्रावधान की बात की गई थी, और जो एजुकेशनली दोस्तों वीक हैं यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या है पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। लेकिन आरक्षण कहाँ दिया जा रहा था दोस्तों, शिक्षण संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में दिया जा रहा था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिया जा रहा था, नौकरियों में और दोस्तों नियुक्तियों में अभी कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो कहाँ दिया जा रहा था ये आरक्षण दिया जा रहा था दोस्तों शिक्षा संस्थानों में दिया जा रहा था। इसके बाद दोस्तों आगे चल के दोस्तों एक और संविधान में संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से एक नया अनुच्छेद ऐड किया गया, जिसको हम 15 का क्लाउज 6 के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया था, ये कब जोड़ा गया था दोस्तों, ये जो जोड़ा गया था ये 103वां संविधान संशोधन किया गया था। बीजेपी की सरकार थी दोस्तों, हाल फिलहाल ही में क्या ये संशोधन किया गया, 103वां संविधान संशोधन किया गया था, कब 2019 में किया गया था। और इसके माध्यम से क्या प्रावधान जोड़ दिया गया था, जो दोस्तों आर्थिक रूप से सामान्य जाति के लोग हैं दोस्तों, यानी जनरल कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों, सामान्य जाति के लोग हैं दोस्तों, उनके लिए क्या है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं दोस्तों, उनके लिए क्या कर दिया गया था आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। यानी जो शिक्षण संस्थान थे उनमें क्या है आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे दोस्तों, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर थे दोस्तों उनके लिए, जो सामान्य जाति के दोस्तों जिनको सवर्ण कहते हैं दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी थे उनके लिए क्या है राज्य के जो शिक्षण संस्थान थे या जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनमें क्या है सीटों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। तो ये मूल संविधान का पार्ट नहीं था, बल्कि इसको क्या है 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया था। उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी दोस्तों, जिसको हम क्या है इसे क्या हम EWS के नाम से भी जानते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि इनके लिए क्या है
103वां संविधान संशोधन के माध्यम से कितने % आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था दोस्तों? 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। यानी वर्तमान समय में अगर हम आरक्षण की बात करें तो किस तरह से आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों? वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में किस तरह से आरक्षण का प्रावधान है, किस तरह से है दोस्तों? ओबीसी के लिए, जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं दोस्तों, उनके लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है, और जो SC वाले हैं, शेड्यूल कास्ट वाले हैं दोस्तों, उनके लिए 15% आरक्षण है, और दोस्तों जो ST वाले हैं, शेड्यूल ट्राइबल्स एरियाज़ वाले, उनके लिए 7.5%, और जो दोस्तों क्या है EWS वाले हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले हैं दोस्तों, उनके लिए क्या है 10% का शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है दोस्तों? पहली बात तो ये कहता है कि भाई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर क्या है, ये भेदभाव कर देता है, जाति के आधार पर कर देता है, और दोस्तों क्या है शिक्षा के आधार पर और सामाजिक आधार पर क्या है भेदभाव। लेकिन अब दोस्तों आर्टिकल 15 में 3 आधार बन गए हैं। एक तो दोस्तों क्या है, राज्य के जो शिक्षण संस्थान है, यानी जो शिक्षा संस्थान है दोस्तों, शिक्षा संस्थान है दोस्तों, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है, यानी शिक्षा संस्थानों में दोस्तों क्या है सीटों में आरक्षण, सीटों में आरक्षण दिया जा रहा है। और किस बेसिस पे दिया जा रहा है दोस्तों? किस बेसिस पे दिया जा रहा है? 3 बेसिस पे दिया जा रहा है। यानी इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है? अनुच्छेद 15 को जब आप दोस्तों कंप्लीटली पढ़ते हैं तो उसमें क्या है 3 बेसिस बना दिए गए। एक उन लोगों को दिया जा रहा है जो सामाजिक रूप से क्या है पिछड़े हुए लोग हैं, यानी कि जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, समाज में क्या है दोस्तों जो पिछड़े हुए हैं, जिनको क्या है दबाया गया था पहले, या फिर क्या है उनके जो अधिकार थे उनसे छीने गए थे। दूसरे दोस्तों जो एजुकेशनली पिछड़े हुए लोग हैं, जो शिक्षा में क्या है पिछड़े हुए लोग हैं, उनको दिया गया है। और दोस्तों जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोरों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोरों के लिए, यानी कि अगर हम बात करें तो अब आरक्षण किस किस बेस पे दिया जा रहा है दोस्तों? इन 3 बेसों पे आरक्षण दिया जा रहा है। सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, और जो दोस्तों क्या है शिक्षा के आधार पर पिछड़े हुए हैं, और जो क्या है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों। तो आर्टिकल अगर 15 को कंप्लीटली आप पढ़ते हैं तो आरक्षण की बात करता है, लेकिन आरक्षण की बात कहाँ करता है दोस्तों? आरक्षण की बात करता है दोस्तों शिक्षा संस्थानों में करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करता है, वो सामाजिक आधार पर करता है, शिक्षा के आधार पर करता है, और जो दोस्तों आर्थिक आधार पर करता है, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान की बात करता है। दोस्तों समानता के अधिकार में एक हमारा अगला अनुच्छेद है जिसको हम अनुच्छेद 16 के नाम से जानते हैं। ये अनुच्छेद 16 में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं दोस्तों? अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य दोस्तों क्या नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य क्या नहीं करेगा दोस्तों? भेदभाव नहीं करेगा। और कहाँ नहीं करेगा? कहाँ नहीं करेगा दोस्तों भेदभाव? तो भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों राज्य रोजगार में नहीं करेगा दोस्तों, और कहाँ नहीं करेगा? नियुक्तियों में नहीं करेगा। नियुक्तियों में क्या है दोस्तों? नहीं करेगा। यानी राज्य अफसर की समानता की बात की गई है दोस्तों अनुच्छेद 16 में, और ये कहा गया है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा रोजगार में। अफसर की समानता की बात की गई है दोस्तों, यानी कि राज्य क्या है रोजगार में किसी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और किन किन आधारों पर नहीं करेगा दोस्तों? एक तो रोजगार में नहीं करेगा दोस्तों, और दूसरा क्या है नियुक्ति, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं करेगा, और क्या है अपॉइंटमेंट में राज्य किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। जबकि अनुच्छेद 16 के क्लाउज 1 की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों? राज्य भेदभाव नहीं करेगा। यही कहा गया है कि राज्य क्या नहीं करेगा दोस्तों? राज्य रोजगार में किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों, भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ कहाँ नहीं करेगा दोस्तों? रोजगार में नहीं करेगा, और कहाँ दोस्तों? नियुक्तियों में नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है आधारों का उल्लेख कर रखा है
कि किन किन आधारों पर राज्य क्या है रोजगार और क्या है नियुक्तियों में भेदभाव नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद अगर 16 के क्लाउज 1 की बात करते हैं तो इसमें कह दिया गया है कि दोस्तों राज्य जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा और दोस्तों निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी जहां अनुच्छेद 15 में 5 आधारों का प्रावधान कर रखा था और दोस्तों राज्य के जो शिक्षण संस्थान थे या जो शिक्षण संस्थान थे उनमें आरक्षण की बात की गई थी या उनमें क्या है कोई राज्य क्या है इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि राज्य रोजगार और क्या है नियुक्तियों में किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लिंग जन्म मूल वंश उद्भव और क्या है निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 15 दोस्तों 5 आधारों का प्रावधान करता है, 5 आधारों का उल्लेख करता है, जबकि अनुच्छेद 16 दोस्तों क्या है 7 आधारों का उल्लेख करता है। यानी इन 7 आधारों पर दोस्तों क्या है किसी नागरिक के साथ रोजगार और क्या है नियुक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम अनुच्छेद 16 का क्लाउज 3 पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहा गया है कि राज्य भेदभाव कर सकता है, राज्य भेदभाव कर सकता है। भेदभाव क्या है दोस्तों कर सकता है, यानी राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है। लेकिन किस आधार पर कर सकता है दोस्तों भेदभाव, उसमें कहा गया है कि निवास स्थान के आधार पर राज्य क्या है रोजगार और क्या है नियुक्तियों में भेदभाव कर सकता है। और भेदभाव दोस्तों हो भी रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों आपने अरुणाचल में देखा होगा या पश्चिम बंगाल में देखा होगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि भाई पश्चिम बंगाल पुलिस की वैकेंसी आई है और आपने फॉर्म डाला हो, तो राज्य भेदभाव कर रहा है दोस्तों। तो आर्टिकल 16 का क्लाउज 3 इसी बात को तो कहता है कि राज्य भेदभाव कर सकता है रोजगार और नियुक्ति में, लेकिन किस आधार पर कर सकता है निवास स्थान के आधार पर कर सकता है। उत्तराखंड की बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं दोस्तों जिसमें आप लोग क्या है फॉर्म नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि राज्य भेदभाव कर रहा है। और राज्य किस आधार पर भेदभाव कर रहा है दोस्तों, राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है राज्य के पास ऐसे अधिकार है कि राज्य भेदभाव तो कर सकता है। यानी आर्टिकल 16 ही ये कह रहा है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, यानी 7 आधारों का प्रावधान कर रखा है। लेकिन दूसरी बात दोस्तों आर्टिकल 16 में ये प्रावधान कर दिया गया है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर क्या है भेदभाव कर सकता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आर्टिकल हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले आर्टिकल पढ़ने से पहले दोस्तों फिर हम कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछड़ा वर्ग आयोग आया था दोस्तों, सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग आया था, यानी जो हमारे आयोग आए थे दोस्तों, फिर किस तरह से ओबीसी को क्या है 27% का आरक्षण दिया गया। एक लंबी कहानी है दोस्तों, उसकी पूरी लंबी कहानी को हम विस्तार पूर्वक क्या है चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा।